तो यहाँ हम देखेंगे इस लेक्चर में रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसा कि पिछले में बता चुके हैं, रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी को जो हमने डिराइव किया था, यहाँ हम इसको डिराइव करेंगे। लेट ए चार्ज पार्टिकल सपोज इलेक्ट्रॉन्स इज एक्सीलेटेड विथ ए पोटेंशियल v। किसी पोटेंशियल v में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v में इसको एक्सीलेट किया गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², और जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू होती है q इंटू वी। तो q हो गया हमारा चार्ज ऑन द पार्टिकल्स, v हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो उसको इक्वेट कीजिए m इंटू वी स्क्वायर, m1 m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर, तो 2qm इंटू वी, दोनों तरफ अब m से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को इस तरफ रखिए, तो ये हो गया हमारा mv स्क्वायर रूट ऑफ 2qm इंटू वी। ये हमारा इसको v कर दीजिए, ये p हो गया। तो m इंटू वी हमारा p होता है, तो लैम्डा इक्वल टू h डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू q इंटू m इंटू वी हो गया। q हो गया हमारा चार्ज ऑफ द पार्टिकल दैट इज 1.6 इन 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड्स। मास हो जाएगा 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम्स। तो वैल्यू पुट करने के बाद ये हमारा लैम्डा इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वी, जिसमें क्यू की वैल्यू और एम की वैल्यू को हम इंक्लूड कर चुके हैं, और ये एंगस्ट्रम में कहलाएगा। तो ये रिलेशनशिप आ गया कि जो हमारा वेवलेंथ होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही है, कि अगर पोटेंशियल को हम बढ़ाते चले जाएंगे तो वेवलेंथ हमारा डिक्रीज करेगा, अगर वेवलेंथ को हम बढ़ाते चले जाएंगे तो उसके लिए हमें पोटेंशियल को डिक्रीज करना पड़ेगा। लो पोटेंशियल में वेवलेंथ बड़ी बनती है और हाई पोटेंशियल पे वेवलेंथ छोटी होती है, ये कहना था। कंक्लूजन्स, तो अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ के फॉर्मूला से क्या क्या हमें रिजल्ट जानने के लिए मिले, ये स्टडी करते हैं। सो व्हाट वर द कंक्लूजन दैट वी ओपन फ्रॉम द डी ब्रोगली वेवलेंथ? सो दिस इज लैम्डा इक्वल टू h बाई बी, दैट इज म्यू। तो ये क्या क्या हो गया आपका, ये देखते हैं हम लोग। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, मीन इफ द पार्टिकल्स वेयर फास्टर मूव्स फास्टर, अगर वो फास्ट मूव करेगा, फास्ट मूव करने का मतलब है तो लैम्डा विल बी स्मॉलर एंड द वाइस वर्सा। तो अगर इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो हमारा वेवलेंथ छोटा होता जाएगा, अगर इसकी वेलोसिटी कम होगी तो वेवलेंथ बहुत ही बड़ा होगा। तो फास्टेस्ट पार्टिकल्स की वेवलेंथ हमेशा छोटी होती है, स्लोअर पार्टिकल की उसकी जो वेवलेंथ बहुत ही बड़ी होती है, ये कहना था आपका। लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास, लाइटर द पार्टिकल जितना लाइट होगा वेवलेंथ उतना ही बड़ा होगा, और पार्टिकल जितना ही हैवी होगा उसका वेवलेंथ उतना ही छोटा होगा। ये दोनों बातें थी, इसको ध्यान में रखना है। इफ़ द पार्टिकल इज एट रेस्ट, अगर पार्टिकल रेस्ट में कर रहा हो तो लैम्डा इज इनफिनाइट, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो लैम्डा इतनी बड़ी हो जाएगी उसका वेव को विजुलाइज करना पॉसिबल नहीं होगा। यानी कि 0 के लिए पार्टिकल्स रेस्ट पोजीशन में हम उसमें वेव जनरेट नहीं कर पाते हैं, वेव इतनी बड़ी वेवलेंथ होती है कि इसको हम देख नहीं पाते हैं। तो ये तीसरा कंक्लूजन था, वेवलेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज ऑफ द पार्टिकल्स। वेवलेंथ किसी चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, चार्ज कुछ भी हो, कैटायन हो एनायन हो, वो एक मटेरियल पार्टिकल होना चाहिए और उससे वेवलेंथ जनरेट होता है, किसी चार्ज से उसका कोई भी मतलब नहीं है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो, कुछ भी हो, सभी से वेव्स बनते हैं, चाहे किसी भी तरह का पार्टिकल हो, सभी से हमारा वेव्स बनते हैं। लेट अस टेक वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस वन। सो ये एक एग्जांपल हमने लिया है, देखिए इसको समझ में आ जाएगा। तो ये एग्जांपल क्या है हमारा, जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का हम वेवलेंथ को हम मेजर करते हैं, लैम्डा इक्वल टू h बाई एम बी। एच की वैल्यू लिखिए, ये हमारा h की वैल्यू 6.626 इन 10 पावर माइनस 34। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज 10/6 मीटर पर। सॉल्व करेंगे तो हमें इसका ये वेवलेंथ नजर आएगा। तो ये वेवलेंथ 7.28 है एंगस्ट्रम। तो ये एंगस्ट्रम में हम देख रहे हैं इसको, एंगस्ट्रम जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रेंज में आता है। तो ये करीब करीब आपको कह सकते हैं ये हमारे विजुअल है, इस इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ है ये विजुअल है। लेकिन अगर हम बॉल लेंगे जिसका मास 200 ग्राम है, उसको हम इसी फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो 0.2 किलोग्राम। अगर हम इसको लाइट के स्पीड से मूव करते हैं, इसको भी लाइट की स्पीड से मूव कर रहे हैं, इसको भी मूव कर रहे हैं, तो उस केस में जो इसकी जो वेवलेंथ होगी जो कैलकुलेट करने पर इतनी आती है। अब ये वेवलेंथ तो हमें समझ में आता है, जो दिखता है
जो हम जानते हैं रेड वेवलेंथ से लेकर जो हमारा अल्ट्रा वायलेट है उसकी जो रेंज है वो 4 to 7 आपका 4000 to 7000 एंगस्ट्रम में होता है, वो करीब करीब इतना ही है। लेकिन ये जो वेवलेंथ है वो एंगस्ट्रम से कहीं इतना ज़्यादा, -39 मीटर इतना छोटा है कि वो हमें इसको मेयर करने के लिए हमारे पास कोई भी डिवाइस नहीं है। तो ये काफ़ी एक डिफ़िकल्ट सा प्रॉब्लम है। तो जो कोई बॉल लाइट के स्पीड से मूव कर रहा है तो हम उसके वेवलेंथ को हम मेजर नहीं कर सकते, ये इस बात का प्रमाण है, आपको कहते हैं ये रिजल्ट है। तो आप देख सकते हैं इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो हम बॉल के लिए हम वेवलेंथ को यूज़ करना एक कहेंगे आपका नाइंसाफ़ी होगी, इट इज़ अनजजमेंटल। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर है इससे हमें फ़ायदा बहुत हो गया। क्या फ़ायदा हो गया कि इट इज़ हेल्प इन डिवाइसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हो गया। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स में बहुत ही हेल्प करता है और इसी के हेल्प से हमें काफ़ी सारे पार्टिकल्स को जानने के लिए मिला है। तो ये जो डी ब्रॉगली वेव्स का जो ये स्टेटमेंट था, वे स्टेटमेंट से हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हो गया। दूसरा है कि इट स्टडी द स्ट्रक्चर्स ऑफ द सॉलिड बाय द इलेक्ट्रॉन टाइप रिएक्शंस, और इलेक्ट्रॉन टाइप रिएक्शन से हम सॉलिड के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने में भी सफल हो गए। ये जो थे हमारे एक रिजल्ट था जो कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ने हमें समझने से हमें कई तरह के बड़े बड़े इन्वेंशन करने में सक्सेस हो गए। मैटर वेव्स लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रैवल इन वैक्यूम। जो मैटर वेव्स होता है वो वैक्यूम में ट्रैवल तो कर सकता है बट दे आर नॉट मैकेनिकल वेव्स। तो उसमें ट्रैवल करने के बाद उसमें मैकेनिकल वेव्स नहीं रहता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मैटर वेव्स आर वो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स भी नहीं होते हैं बिकॉज दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सीलरेटेड चार्ज, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वो एक्सीलरेटेड चार्ज से प्रोड्यूस नहीं होते हैं। मैटर वेव्स क्या होते हैं? वो एक प्रोबेबिलिटी वेव्स होते हैं। प्रोबेबिलिटी वेव्स का मतलब एक माना हुआ वेव्स होते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ विच गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल एट द टाइम, और उसके जो एम्पलीट्यूड होता है उससे हम उसके पार्टिकल्स के पॉइंट के बारे में हम बता सकते हैं। ये जो कुछ स्टेटमेंट्स थे तो ये स्टेटमेंट्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो आपका प्रोबेबिलिटी वेव्स हैं। नॉर्मली मैटर वेव्स एक प्रोबेबिलिटी वेव्स हैं और एम्पलीट्यूड से हम उसके एग्जिस्टेंस के बारे में, उस पॉइंट के बारे में हम बता सकते हैं। एविडेंस टू सपोर्ट पार्टिकल एंड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो क्या क्या हमारे पास एविडेंस है, जो कि हमारे पास कुछ एविडेंस है इससे हम बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर में पार्टिकल और वेव नेचर दोनों होता है। पार्टिकल नेचर पिछले बार हम जे थॉमसन्स के एक्सपेरिमेंट से देख चुके थे, उसके स्पेसिफिक चार्ज को हमने बारे में पता लगाया था, E/m वैल्यू। तो ये E/m वैल्यू जो होता है वो पार्टिकल का होता है। ये कंफर्म करता है कि जो कैथोड रे है वो एक पार्टिकल्स हैं। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप के एक्सपेरिमेंट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, सुबह इलेक्ट्रॉन्स, ये भी हमें दोनों एक्सपेरिमेंट हमें इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिकल्स को कंफर्म करता है। एक और बात है कि जब कैथोड रे इज मेड टू स्ट्राइक ऑन अगेंस्ट द स्क्रीन कोटेड विथ जिंक सल्फाइड, तो वहाँ पे हमें एक ब्राइट स्पॉट नोन एज स्किंटिलेशन जो हमें मिला था, एक ब्राइट स्पॉट मिला था, इसको हम स्किंटिलेशन करते हैं। स्किंटिलेशन मतलब हीट करने के बाद वहाँ पे स्पॉट का में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है, जो हिट करना है, कोई भी अगर पार्टिकल, कोई भी वेव्स अगर हिट कर रहा है तो वो वेव्स नहीं होगा, वो एक पार्टिकल का नेचर बताता है। स्किंटिलेशन एक फिनोमेना है जो कि स्ट्राइकिंग फिनोमेना है। The striking electron is localized like a particle, it is not spread out like the wave. वेव स्प्रेड करते हैं, पार्टिकल्स लोकलाइज करता है। तो ये जो पार्टिकल बताता है फिनोमेना, ये इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल की तरह यहाँ पर बिहेव कर रहा है, वेव्स नहीं बन रहा है। दूसरा एक्सपेरिमेंट है डेविसन एंड गार्मर एक्सपेरिमेंट्स 1927 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जहाँ से पता चला था, ये हमें इस बात की इन्फॉर्म मिली थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिकल तो हैं ही, वो एक वेव भी है। किस तरह से वेव भी है? ये एक आपका टंगस्टन फिलामेंट है ये वाला, जिससे कि आपका इलेक्ट्रॉन के सोर्स हीट करने पर हाई पोटेंशियल पर इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है। इस इलेक्ट्रॉन्स को एक एक्सीलेटिव पोटेंशियल के डिवाइस से एक्सीलेट किया गया। तो एक्सीलेट करने के बाद ये सीधा गया और निकल क्रिस्टल से वो स्ट्राइक किया। जब निकल क्रिस्टल से स्ट्राइक करने के बाद उससे वेव्स निकला था, तो वो कहीं पर जो निकला था ये एक डार्क और वाइट रिंग्स का डायग्राम है, सर्कुलर फॉर्म में, कंसेंट्रिक सर्कुलर के फॉर्म में। तो ये सारे के सारे कंसेंट्रिक है। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो हमने डार्क बनाया है, ये एक्चुअली यहाँ पर वाइट सर्कल होना चाहिए,
तो इसको आप व्हाइट सर्कल मान लीजिए, और जो व्हाइट वाला पोर्शन है इसको आप डार्क मान लीजिए। तो ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है यहाँ पे व्हाइट है, व्हाइट है, व्हाइट, इसको आप डार्क मान लीजिए। ये जो राउंड वाला सर्कल इसको व्हाइट मान लीजिए। तो इस तरह के जो व्हाइट और डार्क की जो सर्कल मिल गई इसको हम कहते हैं डाइफ्रैक्शन रिंग। इस स्क्रीन पर इस तरह की रिंग दिखाई दी, तो ये रिंग का दिखाई देना एक वेव्स का फिनोमेना होता है, और ये वेव्स इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस हो रहा है निकल क्रिस्टल से हिट होने के बाद में। तो डार्क और वाइट रेंज का फिनोमेना एक वेव्स के एक्सपेरिमेंट को प्रोड्यूस करता है। इस एक्सपेरिमेंट से वेव्स के रिजल्ट को बताता है। तो इलेक्ट्रॉन एक वेव भी है, और इस जो हमारा डाइफ्रैक्शन से जो वेव्स बन रहा था उसके रिजल्ट को भी कैलकुलेट किया गया, और यू विल बी फाइंडिंग सरप्राइजिंगली कि इसके रिजल्ट से जब बाद में हम इसके जो वैल्यू को पता किया गया तो उसका जो वेव्स का जो वैल्यू था, इसका वेव्स और डी ब्रॉगली के जो फार्मूले से जो वेव्स निकले थे उसके दोनों की जो वैल्यू थी वो बिल्कुल सेम पाया गया। दिस डाइफ्रैक्शन पैटर्न वाज सिमिलर टू द पैटर्न ऑब्जर्व विद द विद एक्सरेज, और एक्सरे किससे निकलता है, ईएम वेव से होता था। ईएम वेव से ईएम वेव एक्सरे भी हमारा एक ईएम वेव्स है। तो ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का जो वेव्स निकला उसकी जो वैल्यू जो हमने इससे पता की, ई लैम्डा इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई 2q v इंटू एम। तो इसकी जो वेवलेंथ होगी, जो कि बाद में हम किसी डाइफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट से हम कुछ और तरीके से इस वेवलेंथ को निकाले, तो उसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ की वैल्यू है, और ये हम किसी और से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो और से कैलकुलेट करने के बाद उसकी वेवलेंथ की वैल्यू और इसकी वेवलेंथ की वैल्यू दोनों सिमिलर पाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो डी ब्रॉगली का स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है। सो लैम्डा ऑफ एक्सपेरिमेंट और वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन determined by the diffraction experiments were found to be a close agreement, so it is with the values calculated। तो इसकी वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दोनों बिल्कुल मैच करती हैं। जे थॉमसन के एक सन का नाम था जीपी थॉमसन, जीपी थॉमसन, जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट। उसने भी एक्सपेरिमेंट किया था। उसने क्या किया था कि he focused a beam of electrons on a thin gold foil and obtained a diffraction patterns on the photographic plate fixed perpendicular to the direction of beam. The diffraction patterns were similar to the pattern observed with the X-rays, and this experiment also confirms the wave nature of electrons। तो उसने भी सेम एक्सपेरिमेंट किया था जीपी थॉमसन ने भी, और उसने भी कहा था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन एक वेव है वो इलेक्ट्रॉन ए वेव की तरह ही बिहेव करता है, क्योंकि उसमें भी हमारे वेव के जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न्स रिंग्स बनते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल भी है और इलेक्ट्रॉन एक वेव भी है। डिस्टिंग्विश बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैटर वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैटर वेव्स के बारे में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमने दिए, इसको हम डिस्टिंग्विश करेंगे। दी आर द प्रॉपर्टीज जैसे कई सारी प्रॉपर्टीज है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और ये हमारा मैटर वेव्स है। प्रॉपर्टी सोर्स क्या है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स है। मैटर में एनी मूविंग पार्टिकल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, कोई भी पार्टिकल्स हो सकता है, चाहे वो चार्ज पार्टिकल्स क्यों ना हो, वो भी हो सकता है। ये हमेशा इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होंगे जो उसका सोर्स होगा। नेचर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाई एट राइट एंगल्स एंड ऑल्सो टू द डायरेक्शन प्रोपगेशंस। उसके डायरेक्शन प्रोपगेशंस में ये दोनों हमेशा एक राइट एंगल्स में रहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो हम पीछे के लेक्चर में देख चुके हैं, इसमें कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ मैटर वेव्स के साथ नहीं होता है। लोकेशन, दे आर एमिटेड बाय सोर्स, किसी सोर्स से एमिट होते हैं और वो सोर्स को छोड़ देते हैं। मीन्स छोड़ने का मतलब हुआ कि दे प्रोपागेट इन ऑल डायरेक्शन, वो किसी भी डायरेक्शन में प्रोपागेट करते हैं। मैटर वेव्स के साथ ऐसा नहीं होता, वो हमेशा पार्टिकल के साथ लोकलाइज्ड रहते हैं और वो एमिट नहीं करते हैं, वो हमेशा मैटर के साथ रहते हैं। एक बहुत बड़ी डिफरेंस थी किसकी, ये वेव्स में, मैटर वेव्स में ये अलग हो जाते हैं, ये अलग नहीं होते हैं, उसके साथ रहते हैं, एसोसिएट रहते हैं, ये बिल्कुल अलग हो, एक बार निकल गया तो अलग हो गया। मीडियम प्रोपगेशन दे कैन पास थ्रू वैक्यूम एज वेल एज थ्रू द एनी मीडियम, किसी मीडियम में पास कर सकते हैं। ये मीडियम में तो पास कर सकते हैं लेकिन वैक्यूम में पास नहीं कर सकते हैं। स्पीड, इनकी जो स्पीड होती है वो लाइट के स्पीड के इक्वल होती है। इनकी जो स्पीड होती है वो डिपेंड करती है मास ऑन द मास ऑफ द मैटर, मैटर का जो मास है वो कितना है। अगर मैटर छोटा है, बहुत छोटा है, स्पीड ज़्यादा होगी। अगर मैटर बहुत बड़ा है तो उसकी स्पीड वो डिफरेंट होगी।
कम नहीं होगी, उस पर डिपेंड करता है। और जो स्पीड होगी वो लाइट के वेलोसिटी से कम होगी, इतनी नहीं होगी। इसके जो एनर्जीज है वो क्वांटाइज होते हैं, इसके एनर्जी है वो क्वांटाइज नहीं होते हैं। क्वांटाइज का मतलब हम पहले देख चुके, इंटीग्रल वैल्यू, इसके नंबर्स इंटीग्रल्स होते हैं, इसके नंबर्स इंटीग्रल्स नहीं होते हैं। फ्रीक्वेंसी देखा जाए तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं स्पीड ऑफ द लाइट बाई वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल दैट वेव्स, और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स है और यहाँ पर वेवलेंथ है। तो यहाँ पर लाइट है और यहाँ पर पार्टिकल है। इसके जो हमारे पास देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द डी ब्रॉगली कंसेप्ट। डी ब्रॉगली का जो कंसेप्ट था उससे क्या क्या फ़ायदा हो गया, क्या सिग्निफिकेंस रहा, एडवांटेज क्या रहा। तो बोर थ्योरी हमें पता है, बोर थ्योरी का जो ये एक पोस्टुलेट था, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू NH/2π, इसको MVR लिखते हैं। और जो डी ब्रॉगली का जो कंसेप्ट था, लैम्डा इक्वल टू H/mv। सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली क्लोज ऑर्बिट, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली ने क्या कहा था कि जो क्लोज ऑर्बिट आर पॉसिबल ओनली व्हेन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो ऑर्बिट बनता है वो ऑर्बिट एक्चुअली वेवलेंथ होता है, और वेवलेंथ जो होता है वो एक इंटीग्रल मल्टीपल इलेक्ट्रॉन का जो इस इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ है उसके इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि जो ऑर्बिट है उसका सर्कमफ्रेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2πr, और इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब हो गया कि वो n इंटू लैम्डा। तो ये भी क्वांटाइज्ड है, ऑर्बिट जब क्वांटाइज्ड है तो उसको n इंटू लैम्डा के फॉर्म में हम लिखेंगे ही, और इसी n इंटू लैम्डा को हम लिख सकते हैं n इंटू H/mv। तो 2πr इक्वल टू n इंटू H/mv हो गया। तो n इंटू Hv का मतलब इसको हम रीअरेंज करेंगे, MVR इस तरफ हो जाएगा और NH/2π। तो ये हमें इस चीज़ को प्रूव करता है कि MVR/H ये हमारा बोर का एक पोस्टुलेट्स है। तो इस तरह से बोर के पोस्टुलेट्स को वो इसका जो डी ब्रॉगली का वेवलेंथ है वो उसको प्रूव करता है, जिसको बोर ने खुद ही प्रूव नहीं कर पाया था, लेकिन बाद में ये प्रूफ हो गया, उसके एक लिमिटेशंस को अलग कर दिया गया। तो दिस प्रूव्स दैट डी ब्रॉगली एंड बोर कंसेप्ट्स आर परफेक्ट एग्रीमेंट टू विथ ईच अदर। तो ये परफेक्ट एग्रीमेंट बताता है। एक वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि हमने बताया कि जो ऑर्बिट के जो सर्कमफ्रेंस है दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। मल्टीपल का मतलब है जैसे कि हमने यहाँ डायग्राम दो बना के रखे हैं, बीच इन द सेंटर इज वन न्यूक्लियस, यहाँ पर जो ब्लू कलर का है वो एक ऑर्बिट है, यहाँ एक ऑर्बिट है, यहाँ एक ऑर्बिट है। तो ये रेड कलर वाला क्या चीज़ है, तो ये एक वेवलेंथ है। जो ऑर्बिट है हमारा वो एक वेवलेंथ के फॉर्म में है, वेवलेंथ के फॉर्म में, और वो उसका इंटीग्रल मल्टीपल। कहने का मतलब है कि जो पहला जो ऑर्बिट है n इक्वल टू 1, जब n इक्वल टू 1 होगा तो उसका जो वेवलेंथ होगा उसमें एक आपका ट्रफ होगा और एक क्रस्ट होगा। तो जब एक ट्रफ और एक क्रस्ट होता है तो उसका जो वेवलेंथ का ऑर्बिट है वो एक सर्कल का फॉर्म लेता है। लेकिन वही वेवलेंथ अगर सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, तो जैसे थर्ड ऑर्बिट में उसके में 3 ट्रफ होंगे, 3 क्रेस्ट होंगे, तो इसका जो वेवलेंथ इस प्रकार से बनेगा। वही अगर हम वेवलेंथ अगर हम 5th ऑर्बिट कर लेंगे तो 5th ऑर्बिट में 5 क्रेस्ट और 5 ट्रफ बनेंगे, तो तब जाके वो सर्कुलर के फॉर्म ले लेगा। तो ये नंबर ऑफ डी ब्रॉगली वेव्स इन द nth ऑर्बिट विल बी n। तो जितने उसके ऑर्बिट होंगे उतने ही उसके अंदर में उसका वेव्स बनेगा, एक कंप्लीट वेव्स बनेगा। और कंप्लीट वेव्स का मतलब है ये कि जो वेव्स अगर ट्रफ से स्टार्ट हो रहा है तो वो ट्रफ में कंप्लीट होगा, अगर वो क्रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो वो क्रेस्ट में कंप्लीट होगा। तो इस तरह से वेव्स को कहते हैं वेव इन फेज। लेकिन ये जो हमारा जो दूसरा डायग्राम इसमें हम देख रहे हैं कि एक हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वेव्स, लेकिन इसको कंप्लीट नहीं कराते, इस तरह वेव्स कहते हैं वेव्स आउट ऑफ फेज। तो ये वेव्स बनते नहीं हैं। ये इस तरह के वेव्स की जो हमारा वेव का जो ट्रेन है, ये जो आप देख रहे हैं ट्रेन की तरह वेव्स बढ़ रहा है, ये जब आपस से मिलेंगे नहीं, इसका वेव आउट ऑफ फेज हो जाएगा। तो ये हमारा इस ऑर्बिट का फॉर्म नहीं होगा। ऑर्बिट का फॉर्म के लिए अगर वो क्रेस्ट से बन रहा है तो क्रेस्ट में जाकर ही मीट करेगा, अगर ट्रफ से बन रहा है तो ट्रफ से जाकर ही मीट करेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है कि इंटीग्रल मल्टी जो वेव्स होता है वो हमारा इंटीग्रल वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इस तरह से प्रूव करता है। तो कभी कभी हमारे न्यूमेरिकल्स में भी पूछा जाता है कि अगर 5th ऑर्बिट है तो 5th ऑर्बिट में कितने वेवलेंथ होंगे, तो ये तो बताना बहुत ही आसान है। 5th ऑर्बिट है तो उसके अंदर में 5 वेवलेंथ होंगे, अगर 4th ऑर्बिट है उसके अंदर में 4 वेवलेंथ होगी, और उसको में nth ऑर्बिट लेते हैं तो उसके अंदर में nth लैम्डा वेवलेंथ उसका होगा।